गर्मी में बहू का पेड़ के ऊपर और नीचे ठंडा ससुराल। सेजल और निकिता सब्जियां लेकर घर आ रही थी कि तभी रास्ते में कितनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जलते हुए कोयले पर चल रहे हैं। सच में चप्पल पहनकर चल रहे हैं तब भी इतनी गर्मी है, अगर कोई नंगे पैर चल दे तो सीधा राख बन जाएगा। ऊपर से घर में जाएंगे तो उमस अलग रहेगी, न ढंग का पंखा है और ऊपर से घास फूस की बनी छत और ज्यादा गर्मी लगती है। सच में न घर में रहने का मन करता है, ना ही बाहर निकलने का, खास करके धूप में। पर क्या कर सकते हैं, धूप हो चाहे सुनामी आ जाए, घर का काम और बाहर जाकर राशन तो लेना ही पड़ेगा। सेजल और निकिता आपस में बातें करते हुए पसीने से लथपथ घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर शर्मिला देखती है। आ गई तुम दोनों बहुएं, इतना भीग क्यों गई हो? मम्मी जी भीगे नहीं है, पसीने की वजह से ऐसी हालत हो गई है। बाहर इतनी गर्मी है कि क्या कहें, ऊपर से घर में आकर और ज्यादा गर्मी लग रही है। सच में बहू, घर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी के ऊपर बना हो। इतनी गर्मी क्यों है? मम्मी जी क्यों ना हम छत पर जो टीन लगा है उसे हटाकर पक्का छत बनवा लें। छत बन जाएगी तो गर्मी कम हो जाएगी और रात में ऊपर सो भी पाएंगे। पागल हो गई है क्या? घर में खाने के पैसे मुश्किल से आते हैं, छत कहाँ से बनेगी? लेकिन मम्मी जी अगर छत नहीं बनवाई तो इस गर्मी में हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी पैसे नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ठीक करने गए उल्टा और परेशानी में फंस गए। ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर निकिता और सेजल पानी पीकर सब्जी बनाने लगती हैं। फिर अगले दिन अभी चल गए थे तो आते आते हालत पंचर हो गई थी और आज दोबारा पानी लेने जाना पड़ेगा। सच में ना ढंग की छत है और ना ही घर में पानी की व्यवस्था। इतनी गर्मी, ऊपर से नदी से पानी लेकर आओ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो जाना तो पड़ेगा ही। चलिए मैं चलती हूँ। देवरानी जी आप अकेले क्यों, मैं भी चलती हूँ, साथ जाएंगे तो क्या पता बातें करते समय वक्त बीत जाए। सेजल निकिता दो दो मटके को उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद नदी तक पहुंचती है। हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई यहाँ तक आकर। अच्छा हुआ आप साथ आई, वरना अकेले तो मुश्किल हो जाता। जल्दी चलो, नहीं तो खाना बनाने में देर हो जाएगी। दोनों नदी से पानी लेकर सर पर मटका रखकर वापस खड़ी नहीं हो पाती हैं कि तभी रास्ते में निकिता को चक्कर आने लगते हैं और दोनों रुक जाती हैं। देवरानी जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुक के पानी पी लीजिए, शायद थोड़ी राहत मिले। सेजल और निकिता मटका नीचे रखती हैं। निकिता तुरंत मटका उठाकर पूरा पानी पी जाती है। अरे ये क्या, पूरा मटका ही पी गई आप? क्या करूं, इतनी प्यास लगी थी पता ही नहीं चला। चलो बाकी मटके लेकर घर चलते हैं। दोनों 3 मटके पानी लेकर घर लौटती हैं। घर पहुंचते ही सेजल थक कर बैठ जाती है और 1 मटका पानी पी लेती है। तभी काजल वहां आ जाती है। भाभी आप लोग 2 ही मटका लेकर आए हो क्या? रास्ते में 2 मटका पानी पी गए, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। शर्मिला ये सुनकर परेशान हो जाती है। अगर ऐसे ही चलेगा तो घर कैसे चलेगा? मम्मी जी क्यों ना घर में नल लगवा ले, रोज पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सौरभ और नीरज से बात करूंगी। शर्मिला की बात सुनकर दोनों बहू थोड़ा आराम करते हैं और फिर खाना बनाने में लग जाती हैं। लकड़ियां भी नहीं जल रही हैं, इतनी गर्मी है। घर के अंदर बाहर से ज्यादा गर्मी है। दोनों मिलकर किसी तरह खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को खिलाती हैं। कुछ दिन बाद और गर्मी बढ़ जाती है और एक दिन शर्मिला बाहर से लौटती है। अरे बहू 1 गिलास पानी दे दे, बहुत गर्मी है। हाँ मम्मी जी अभी लाई। निकिता पानी लाकर देती है और शर्मिला जैसे ही पीती है। अरे पानी भी इतना गर्म, थोड़ा ठंडा पानी नहीं है क्या? मम्मी जी फ्रिज नहीं है, मटके का ही पानी है। मटके का पानी भी इतना गर्म है? इतनी गर्मी पहले कभी नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे तवा बाहर रख दो तो रोटी बन जाए और सूखी घास भी रख दो तो जल जाए। भाभी आज से कॉलेज की छुट्टी है, मैं भी घर के काम में मदद कर दूंगी। अच्छा हुआ, थोड़ी मदद मिल जाएगी। सही कहा, ऊपर से इस गर्मी में आप भी ना जाने कैसे कॉलेज जाती हैं, आने जाने में ही थक जाती हैं। पता नहीं पढ़ाई कैसे होती है। वही तो, गर्मी इतनी पड़ रही है कि देखो मई के शुरुआती दौर में ही छुट्टी मिल गई। सभी मिलकर घर का काम करते हैं और दिन रात गर्मी में संघर्ष करते हुए गुजरता है। फिर एक दिन रात को घर के मर्द जब काम से लौटते हैं तो अरे आगे सौरभ जी, आप इतनी देर क्यों हुई भला? कुछ नहीं, बस आज काम ज्यादा था तो मालिक ने कहा कि ओवर टाइम करना पड़ेगा। थोड़े पैसे भी एक्स्ट्रा दे रहे थे तो हमने सोचा कि कर लेते हैं। सच में अगर पैसों की बात ना होती तो 2 मिनट और न रुकते। रात में भी इतनी गर्मी लग रही है, न जाने आगे क्या होगा। चलिए परेशान मत होइए, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी आज सब लोग बाहर ही खाना खाते हैं,
कम से कम गर्मी तो थोड़ी कम लगेगी। और फिर बहुत दिनों से टॉमी से भी बातें नहीं की, उसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। ठीक है देवर जी, जैसा आप लोग कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाहर बैठे, हम अभी खाना लगाते हैं। कम से कम यहाँ बाहर घर से थोड़ी कम गर्मी लग रही है। सच में अगर हमारे पास ये घास और कुआल की छत नहीं होती तो हम लोग रात को सो भी नहीं पाते। घर में एक ही पंखा है, वो भी ऐसा लगता है जैसे और गर्म हवा फेंक रहा हो। हाँ, घर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी में बैठ गए हों। सच में छत होती तो रात को ऊपर जाकर चैन से सो जाते। वैसे तुम दोनों खड़ी क्यों हो? हम सबके साथ खाना खाओ। हाँ बहू, आज से तुम लोग हम लोगों के साथ खाना खाया करो। गर्मी में इतनी देर से खाना सही नहीं है। शर्मिला की बात सुनकर दोनों बहुएं सभी के साथ खाना खाने लगती हैं और सभी लोग बातें करते करते खाना खाते हैं और धीरे धीरे रात का खाना खत्म होता है। फिर सब अंदर जाकर सो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते हैं। हम लोग रोज रोज बाहर ही खाना खा रहे हैं। सच में बहू, इस गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलो आज भी बाहर ही बैठकर खाना खा लेते हैं। दोपहर है तो क्या हो गया, इस उमस से तो बचेंगे। बाहर ही ठीक है, अंदर तो उमस और ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से ये सूखे हुए घास और परेशान करती है। सभी लोग फिर से बाहर बैठकर खाना खाते हैं और टॉमी कुत्ता भी उनके पास बैठ जाता है। भाभी, टॉमी भी हमारे साथ ही बैठ गया है, उसे भी कुछ दे दो। हाँ हाँ, बेचारा इतने दिनों से धूप में परेशान हो रहा है। सभी लोग टॉमी के साथ खाना खाते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। मैंने एक बड़े शौक से घर लाया था, लेकिन अब बेचारा भी इस गर्मी में परेशान है। सच में इस गर्मी ने सबको थका दिया है। वहीं ऊपर से आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है। सच में बहू, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो, सूखी घास में भी आग लग जाए। शर्मिला इतना कहती ही है कि तभी सभी की नजर छत पर पड़ती है, जहां सच में धूप की वजह से आग लग चुकी थी। अरे वो देखो, घर को क्या हुआ? अरे ये घर में आग कैसे लग गई? अरे वो देखो, भूसी जल रही है, सूखी घास में आग लग गई है। जल्दी चलिए, आग बुझानी है। सभी लोग दौड़कर घर की तरफ जाते हैं। तेज धूप में सूखी घास ने आग पकड़ ली होती है और धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है। लोग पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग फैलती जाती है। ये क्या हो गया? अब कहाँ जाएंगे? काश उस दिन छत बनवा लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब हम बेघर हो गए मम्मी जी। हम बेघर जरूर हो गए हैं, लेकिन जान बच गई, वरना सोचो अगर अंदर होते तो सब जल जाते। अब हम कहाँ रहेंगे? रिश्तेदारों के पास भी जाना मुश्किल है, सब अपने में लगे हैं। अब कुछ तो सोचना पड़ेगा, वैसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। सभी बातें कर रहे थे कि तभी वहां कुछ पड़ोसन आती हैं। ये घर कैसे जल गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी तेज धूप थी, सूखी घास ने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया। अब बिना छत के कैसे रहोगे? मदद तो करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे भी हाल अच्छे नहीं हैं। मेरे घर पर भी कुछ मेहमान आए, वरना 2-3 दिनों के लिए तो मैं भी मदद कर देती। पड़ोसी बहाने बनाकर चले जाते हैं और परिवार वहीं घर के सामने बैठ जाता है। फिर कुछ समय बाद, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जाना होगा, ऐसे सड़क पर नहीं रह सकते। लेकिन कहाँ जाएं? अब तो कोई ठिकाना भी नहीं बचा। पास में एक छोटा जंगल है, वहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं। ठीक है, आज रात वहीं चलकर रुकते हैं, कल कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। अब यही बचा है हमारे पास। पूरा परिवार अपना सामान लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और रात होते होते एक खाली जंगल तक पहुंच जाता है। हे भगवान, शहर से जंगल तक का सफर भी बहुत मुश्किल था। आज के लिए मूढ़ी और सत्तू ही खाने मिल सकता है। टॉमी भी भूखा है, उसे भी कुछ दे दो, वरना बेचारा हमारे साथ भूख से परेशान हो जाएगा। पहले गर्मी और गरीबी ने कम हालत खराब कर रखी थी, जो अब बेघर भी हो गए हम। इस अंधेरे जंगल में तो मुझे अभी से ही डर लग रहा है, ना जाने कैसे रहेंगे। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं सूखी लकड़ियों से आग जला देती हूँ। जंगली जानवर भी नहीं आएंगे और थोड़ी रोशनी हो जाएगी। आधी रात में काजल की नींद खुलती है। भाभी, भाभी देखो, दीदी देखो, हमारे टॉमी को भेड़िया उठा कर ले जा रहा है। उठो उठो, सब उठो। काजल सभी को उठाती है और सभी जैसे ही उठते हैं उनकी नजर भेड़िए पर पड़ती है, जो कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर ले जा रहे थे। अरे ये भेड़िया यहाँ कैसे आ गया और ये हमारे कुत्ते को क्यों लेकर जा रहा है? अरे ज्यादा शोर मत करो, वरना ये जंगली भेड़िया हमें भी उठा ले जाएगा। लेकिन हमारा टॉमी कितना वफादार था, उसे ऐसे ले जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अपनी आंखों के सामने अपने वफादार कुत्ते के अलग होने का दुख ही अलग है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या कर सकते, भेड़िए को रोक भी नहीं सकते।
सभी लोग डर के मारे चुप बैठे रहते हैं और कुछ ही देर में भेड़िया टॉमी को लेकर अपने साथियों के साथ चला जाता है। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज टॉमी को उठा ले क्या, कल हमें भी उठा ले जाएगा। शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? पहले ही हम इस तरह बेघर जंगल में रह रहे हैं और आप ऐसा अशुभ बोल रही हैं। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। मम्मी जी गलत नहीं कह रही हैं। जिस तरह भेड़िया ने हमारे कुत्ते टॉमी को उठाया है, कहीं वो इस तरह हमें भी ना उठा ले और ले जाए। आपने सही कहा, हम इतने डर के साथ इस जंगल में नहीं रह सकते। मम्मी जी जैसा सही समझे फैसला आप ही लीजिए। अगर आप कहें तो कल ही जंगल छोड़ देंगे। बहू इसमें कहने की क्या बात है, हम इस जंगल के बाहर सड़क पर रह लेंगे, लेकिन इस डरावने हादसे को अपने सामने देखने के बाद इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम कल ही इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। सभी लोग जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं और जैसे तैसे पूरी रात डर के साए में काटते हैं। अगली सुबह सभी जल्दी उठकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मम्मी जल्दी चलिए, धूप बढ़ गई तो दिक्कत होगी। नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पीछे की तरफ है। पागल हो गई हो क्या? पीछे नहीं सामने जाना था। आप लोग गलत हो, बाएं तरफ जाना था। कॉलेज ट्रिप में मैं इसी तरफ से आई थी। सभी लोग अलग अलग दिशा बताने लगते हैं और आपस में बहस शुरू हो जाती है। चुप हो जाओ तुम लोग, रास्ता भी भूल गए। अब हम इस डरावने जंगल में जानवरों के बीच कैसे रहेंगे? माँ आप घबराओ मत, हम अलग अलग जाकर रास्ता ढूंढते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। शर्मिला और काजल को एक जगह बैठाकर सौरभ, सेजल, निकिता और नीरज जंगल में रास्ता ढूंढने निकलते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं जंगली जानवर ना मिल जाएं। डरो मत, मैं साथ में हूँ। मुझे नहीं लगता ये बाहर जाने का रास्ता है। सही कह रही हो, लगता है हम और अंदर आ गए हैं। चलो वापस चलते हैं, कहीं हम और न भटक जाएं और परिवार वालों से अलग ना हो जाएं। नीरज और निकिता रास्ता भटक कर वापस शर्मिला के पास लौट आते हैं। दूसरी तरफ सेजल और सौरभ जंगल के अंदर जाते जाते अजीब आवाजें सुनते हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये जानवरों की आवाजें हैं, लगता है हम अंदर आ गए हैं। देखो वहाँ गुफा है, कहीं हाथी ना रहते हो। अगर हाथी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। चलो वापस चलते हैं, वरना जंगल से बाहर जाने के चक्कर में कहीं इस दुनिया से बाहर न चले जाएं। सेजल और सौरभ भी डरकर वापस लौट आते हैं। इस तरह परिवार की किसी भी सदस्य को जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता होता है। कोई रास्ता मिला? नहीं, ये जंगल भूल भुलैया जैसा है। अब तो यहीं रहना पड़ेगा। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं लकड़ियाँ जला देती हूँ। मैं पेड़ों से फल तोड़ लाता हूँ, आप लोग कल से भूखे होंगे, खाने का कुछ तो इंतजाम होगा। सेजल आग जलाती है और सौरभ और नीरज फल तोड़ कर लाते हैं। सभी मिलकर खाते हैं। अब इसी तरह से 2-3 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन। कब तक ऐसे फल खाकर रहेंगे? जब तक रास्ता नहीं मिलता। आज रात आग बुझने नहीं देंगे, कोई एक जगेगा। ठीक है। परेशान मत हो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए आप लोग मुझे। सभी लोग जंगल में रहकर दिन बिताते हैं और धीरे धीरे वहीं रहने लगते हैं, लेकिन किसी को भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर एक दिन। अब इस जंगल में नहीं रहा जा रहा। धूप में ऐसे लग रहा है जैसे हम कबाब बन जाएंगे। ये जंगल सच में भूल भुलैया है। अगर यहीं रहना है तो घर बनाना होगा। हम बड़े पेड़ के नीचे घर बना सकते हैं, वहाँ ठंडक रहेगी और पेड़ की छांव से धूप नहीं लगेगी। मतलब पेड़ के नीचे ठंडा घर। ये तो अच्छा विचार है। मैंने रास्ते में एक बड़ा पेड़ देखा था। चलिए हम सब वहीं चलते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। पूरा परिवार गर्मी और परेशानियों से तंग आकर जंगल में एक बड़े घने पेड़ के नीचे घर बनाने का फैसला करता है और उसी दिशा में चल पड़ता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक बड़े घने पेड़ के नीचे पहुंचता है। अब हम लोग इसी पेड़ के नीचे घर बनाएंगे। हाँ देवरानी जी, अब पेड़ के नीचे ही घर बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर पेड़ के नीचे घर बना ही रहे हैं तो ऊपर क्यों नहीं बनाते? हाँ, ऊपर घर बनाएंगे तो रात में जंगली जानवरों से बच पाएंगे। लेकिन दिन में धूप ज्यादा लगेगी, ऊपर रहेंगे तो और गर्मी लगेगी। तो 2 घर बना लो, एक नीचे और एक ऊपर। हाँ भाभी, नीचे दिन में रहेंगे और ऊपर रात में सोएंगे। अरे हाँ, ये तो सही है। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। सेजल और निकिता लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और पेड़ के नीचे और ऊपर घर बनाना शुरू करती हैं। सौरभ और नीरज भी मदद करते हैं। घर तो बन रहा है लेकिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों? घास से बांधा है, जल्दी टूट जाएगा। क्यों ना बेल के पेड़ की लताओं से बांधें, वो मजबूत होती हैं और लचीली भी। अरे हाँ, लेकिन बेल मिलेगी कहाँ? जंगल है, जरूर मिलेंगी, मैं और भैया ढूंढते हैं। सौरभ और नीरज बेल की लताएं ढूंढ कर लाते हैं और सभी मिलकर पेड़ के ऊपर और पेड़ के नीचे मजबूत घर बना लेते हैं। मम्मी जी देखिए, घर तैयार हो गया। बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम इसके ऊपर चढ़ेंगे कैसे? हमने चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हैं, वो देखिए। लेकिन अगर पेड़ सूख गया तो?
हम रोज पानी डालेंगे, पेड़ भी बचेगा और ठंडक भी देगा। हाँ, इससे ठंडी हवा भी मिलेगी और गर्मी कम लगेगी। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, पेड़ के ऊपर नीचे इतना शानदार घर। ये बात तो है। अच्छा चलो, अब रात हो रही है, अब सब घर के अंदर चलते हैं, वरना कहीं फिर से वो भेड़िया ना आ जाए। सभी लोग नए घर में जाकर आराम करते हैं और कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। आज फल क्यों नहीं मिले? शायद पेड़ पर फल नहीं थे। सुना है हाथी आकर खा जाते हैं। ऐसे तो भूखे रह जाएंगे। हमें कुछ और करना पड़ेगा, हर दिन इस तरह भूखे नहीं रह सकते। जंगल में क्या करेंगे? ना हमें बाहर जाने का रास्ता पता है और ना ही कुछ और। सेजल और निकिता सोच में पड़ जाती हैं और फिर क्यों ना हम खेती करें? क्या खेती? पेड़ों के बीज और टहनियां काफी हैं, इसका मतलब यहाँ की जमीन उपजाऊ है और उपजाऊ जमीन में थोड़े कम खाद के साथ भी खेती की जा सकती है। सही कहा देवरानी जी, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब हम पेड़ पर घर बनाने के साथ साथ खेती भी करेंगे, चूल्हा और बर्तन भी बनाना होगा। हाँ, अगर तुम लोगों ने खाना उगा भी लिया तो बनाओगी कैसे? सब हो जाएगा, पहले खेती शुरू करते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेजल की बात सुनकर सभी सहमति भर देते हैं और निकिता साथी से जल मिलाकर अगले ही दिन से खेती शुरू करती है। जमीन खोदकर बीज बो रही होती है। भगवान करे फसल अच्छी हो। पानी और खाद भी डालना होगा। पानी कहाँ से लाएंगे? पास में नदी है, लेकिन हर रोज जाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सही कहा, अगर हर रोज नदी से पानी लेने जाएंगे तो खेती करने और बाकी सारे काम करने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। क्यों ना नदी का पानी खेत तक ले आए। लेकिन कैसे जेठानी जी? हम नदी से खेत को कनेक्ट करके एक पतली सी नाली जैसी जगह बनाएंगे। 2-3 दिन नदी का पानी उसी नाली में डालेंगे और फिर कुछ दिनों बाद अपने आप नदी खेत तक आने लगेगी। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था। निकिता की बात सुनकर सेजल खुश होती है और दोनों नदी की तरफ निकल जाती हैं और कुछ देर में पहुंच भी जाती हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है, यहीं से जमीन खोदकर हम अपने खेत तक पानी ला सकते हैं। ठीक है, वो रही लकड़ी, उसे नुकीला बनाकर जमीन खोदते हैं और खेत तक रास्ता बनाते हैं। सेजल और निकिता लकड़ी उठाकर पूरे दिन मेहनत करके जमीन खोदती हैं और नदी से खेत तक पानी का रास्ता बना देती हैं। शर्मिला पेड़ के नीचे बने घर में बैठी होती है, तभी पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही? कहीं कोई सुनामी तो नहीं आ रही? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बाहर ना आ गई हो, क्योंकि कुछ दूर पर नदी बहती है। चलिए बाहर देखने। काजल की बात सुनकर शर्मिला और काजल बाहर निकलती हैं और खेत के पास पानी देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बहू, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नदी से पानी मोड़ दिया हो। हमने नदी का रास्ता बनाकर पानी को खेत तक ला दिया है, अब रोज पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, अब तो पहले से भी आसान हो गया। आप लोगों को बाहर दूर जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा, हमारे घर की तरह। हाँ, ये तो है। वैसे आप लोग आराम कीजिए, अभी और काम बाकी है। सेजल और निकिता फिर से खेत में काम करने लगती हैं और धीरे धीरे फसल उगने लगती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी जल्दी अनाज उग गया। सच में इतने कम दिनों में इतना अच्छा अनाज हैरानियत की बात है। वैसे हाँ, वो तो है, लेकिन शायद ये जंगल है और जंगल तो हमेशा उपजाऊ ही होते हैं, इस वजह से इतनी जल्दी अनाज उग पाए। चूल्हा तो बन जाएगा, बर्तन का क्या करेंगे? क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाएं, उसमें खाना बनाना आसान भी होगा और हेल्दी भी। हाँ, जैसे पुराने जमाने के लोग बनाया करते थे, लेकिन इसमें समय लगेगा, तब तक तो रात भी हो जाएगी। काजल की मदद ले लेते हैं, अगर साथ में करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। सेजल काजल को बुलाती है और तीनों मिलकर मिट्टी के बर्तन और चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। भाभी, आप दोनों हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, मैं भी तो आपकी मदद कर सकती हूँ। बल्कि मैं आप दोनों की मदद करूंगी, लेकिन क्या खाना हम खा पाएंगे मिट्टी के बर्तनों में? हाँ, क्यों नहीं, मिट्टी के बर्तन में ठीक वैसे ही खाना खाएंगे जैसे पहले जमाने के लोग खाया करते थे। मैंने भी पढ़ा, ये हेल्दी होता है। हाँ, पुराने समय में सब ऐसे ही खाते थे। तीनों हंसी मजाक करते हुए बर्तन और चूल्हा बना लेती हैं और अगले दिन खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अब कुछ ही देर में खाना बन जाएगा और बरसों की भूख मिटेगी। इतने दिनों बाद खाना देखकर सब खुश हो जाएंगे। सेजल और निकिता चूल्हे पर खाना बनाती हैं और कुछ ही देर में सभी को परोसती हैं। भाभी, आप भी बैठकर खाना खाइए, आखिरकार आपने ही तो इतनी मेहनत की है, और फिर आप ही ठंडा खाना खाएं तो क्या फायदा। हाँ, अरे तुम लोग भी साथ बैठो, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया तो घर में भी नहीं कर सकते। सभी की बात सुनकर सेजल और निकिता भी सबके साथ बैठती हैं और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। इतने दिनों बाद खाना खाकर सुकून मिला, ना जाने कितने दिनों से पेट में चूहे कूद रहे थे। अब लग रहा है पेट भरा है, वरना फल खाकर तो बस प्रोटीन मिलता था। खाने की खुशबू कमाल की है और खाना लाजवाब। हमारी पत्नियां बहुत समझदार हैं। हाँ, वो तो हैं। इन लोगों ने इस घने जंगल में भी पेड़ पर ठंडक देने वाला घर और खाने के लिए मिट्टी के बर्तन, सब कुछ का इंतजाम कर दिया।
नहीं नहीं, इन सब में तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अब शायद यही जंगल हमारा घर है, तो अपने घर को सजा कर रखना और उसकी जरूरतें पूरी करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई रहने का स्थान नहीं है। आपने तो जंगल को घर बना दिया, अब घर की कमी भी कम ही महसूस होती है। सभी बहू की तारीफ करते हैं और कुछ देर बाद रात में सभी खाना खाकर पेड़ पर बने घर में सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को मेरी कमर टूट गई इस घर में सोते सोते। भगवान इतनी मेहनत की है, अब उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन पहले इस घर में ठंडक हो पर एक ढंग का बिस्तर नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? ये घर सख्त है, मुझे मुलायम बिस्तर की आदत है। शर्मिला सो जाती है और सेजल और निकिता बात करती हैं। मम्मी जी को दिक्कत हो रही है, ऊपर से उनकी उम्र हो गई है, इस तरह उनकी कमर के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, घास का बिस्तर बना सकते हैं, लेकिन घास सूख जाएगी तो वो भी लोगों को धंसेगी। हम रोज पानी डालेंगे, ठंडक भी रहेगी और घास पेड़ की तरह हरी भरी भी। सही कहा, तो कल ही हम घास का बिस्तर बनाएंगे। क्या फैसला लेकर बहुएं भी सो जाती हैं और अगले दिन दोनों घास को आपस में जोड़कर बड़ी मेहनत के साथ घास का बिस्तर बनाती हैं। अरे ये बिस्तर कहां से आया? हमारे इस पेड़ के घर में तो बिस्तर ही नहीं था, हमने तो नहीं लाया। ये घास का बिस्तर है, हमने अपने हाथों से बनाया है। मम्मी जी, आपको और बाकी सबको परेशानी ना हो इसलिए। क्या सच में घास का इतना मुलायम और अच्छा बिस्तर वो भी तुम लोगों ने बनाया है? अरे तुम लोगों को सिखाया किसने? मम्मी जी के लिए बनाया है, और फिर सीखने की क्या बात है। गरीबी और मजबूरी हर एक चीज दिखा और सिखा देती है। तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान ने चाहे हम पर जितनी भी मुसीबत दी हो, लेकिन तुम दोनों जैसी बहू देकर सारी मुसीबत का हल भी दिया है। बस मम्मी जी, अब बातें मत कीजिए और सो जाइए। वैसे भी अगर हम अच्छी हैं तो हमारी सास भी तो अच्छी हैं। पूरा परिवार बहू की तारीफ करता है और कुछ देर बाद सभी घास के बने बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद भाभी देखो ना, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। जब हम अपने असली घर में रहा करते थे तब तो धूप ही धूप हुआ करती थी। ठंडी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ऊंचाई में घर बनाया है और ऊंचाई पर हमेशा हवा ज्यादा आती है। हाँ, और ऊपर से पेड़ की पत्तियों की वजह से धूप भी नहीं लग रही, इस वजह से घर बिल्कुल ठंडक देने वाला है। घर है पेड़ के ऊपर तो क्या हुआ, लेकिन ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा अच्छा है। बहू, अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम लोगों ने खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से की है, तो फिर हमें दोबारा किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम यहीं रह जाएंगे। सच में यह हवा खाकर तो पूरा मन ठंडा हो गया। बात तो सही है, लेकिन तुम लोग बस कुछ ही चीजों की खेती करते हो, सब्जियों की और धान की। आखिरकार पूरी जिंदगी सब्जी खाकर तो नहीं बीतेगी, हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम उन सब का क्या करेंगे? बात बिल्कुल सही है। अब तो कोई हमें काम भी नहीं देगा, लगता है हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों ना हम जो खेती करते हैं, जब कुछ दिनों बाद बहुत सारी सब्जियां हो जाएं तो हम उन्हें बेचें। सब्जियां बेचना कोई आसान काम नहीं है। हम सब्जियां कैसे बेचेंगे, वो भी जंगल में रहकर? अगर जंगल में इंटरनेट काम कर रहा है तो सब्जियां बेचना कौन सी बड़ी बात है। और आपको कौन बोल रहा है जंगल में बेचने? हम शहर में जाकर बेचेंगे, ताजी सब्जियां अच्छे दाम में बिकेंगी। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि इस गर्मी में सब्जियां सड़ी गली आती होंगी। जब तुम लोग ताजी सब्जियां बेचोगे तो अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ ठीक है, कल से ही मैं सब्जियां बेचने जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी जंगल के फल बेचने लगूं। वैसे भी अभी आम का मौसम है, कच्चे आम से लेकर जामुन सब बिकेंगे। सभी लोग अगले दिन से सब्जी और फल बेचने का फैसला लेते हैं और अगले दिन सौरभ ठेला लेकर और नीरज फल लेकर तैयार खड़ा होता है। हमने फल तो ले लिए हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। हाँ, हमने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। ये जो नदी है, ये वही नदी है जहाँ से हम पहले पानी लाते थे। हाँ, मुझे याद आया, इसका मतलब ये रास्ता शहर की तरफ जाता होगा। आप लोग इस नदी के रास्ते से जाइए, जरूर बाहर पहुँच जाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर ये पहले सोचते तो उसी दिन निकल जाते। सौरभ और नीरज नदी के रास्ते चलते हुए शहर पहुंच जाते हैं। वाह भैया, फाइनली हम लोग बाहर आ गए। हाँ चल, अब तो फल बेच, मैं सब्जी बेचता हूँ। दोनों अलग अलग जाकर फल और सब्जियां बेचने लगते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। फल ले लो अच्छे, कच्चे आम, जामुन सस्ते में, अच्छे फल ले लो। ताजी सब्जियों और फलों की वजह से लोग खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे घर में पैसे आने लगते हैं। अरे बच्चों, आज तुम लोग ये आटा चावल कहाँ से ला रहे हो? माँ, आज अच्छी बिक्री हुई तो हमने सोचा थोड़ा राशन भी ले आए। अब कब तक सब्जी रोटी खाएंगे?
हाँ, और बिना नमक के खाना भी अच्छा नहीं लगता, आज से नमक डालकर खाएंगे। सौरभ सामान देता है और निकिता और सेजल मिलकर खाना बनाती हैं और सभी साथ बैठकर खाते हैं। सच में यहाँ का पानी भी ठंडा है और खाना भी बहुत टेस्टी है। हाँ, वरना पहले घर का खाना दवाई लगता था। जंगल में हर एक सुविधा दोनों भाभीियों ने बना दी है। नहीं नंद जी, अभी सब नहीं हुआ है, आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, हमें आपको ग्रेजुएट करवाना है। हाँ, हम ये जिम्मेदारी नहीं भूलेंगे। जल्द वो दिन आएगा जब हम पैसे जमा करके आपका एडमिशन करवाएंगे। सभी साथ खाना खाते हैं और समय बीतता है। गांव में पड़ोसी बात करते हैं। अरे बड़े दिन हो गए, वो लोग दिखाई नहीं देते। हाँ, जब से उनका घर जला है तब से नहीं दिखे, लेकिन कल उनका बेटा सब्जी बेचते दिखा था। तो आज जरूर आएगा, चलो मिलते हैं। पड़ोसी सौरभ और नीरज से मिलते हैं। काकी, अब हम जंगल में रहते हैं। हाँ, हमने पेड़ पर घर बना लिया है। क्या जंगल में? अगर जंगल में रहते तो अब तक जंगली जानवर तुम लोगों को खा जाते। अरे नहीं काकी, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। दरअसल हम लोग गर्मी में पेड़ के ऊपर ठंडा एक घर बनाकर रह रहे हैं और उस घर में बहुत ठंडक है। हाँ, इतनी ठंडक जितनी शायद ही कूलर या पंखे से आती होगी। क्या गर्मी में पेड़ के ऊपर रहना हलवा थोड़ी ना है? अगर ऐसी बात है तो हम भी देखने आएंगे तुम्हारा जंगल में पेड़ के ऊपर बना घर। हाँ, क्यों नहीं, आप आज ही जंगल जाइए, वहाँ आपको हमारा घर जरूर दिखेगा। सौरभ की बात सुनकर तीनों पड़ोसन पेड़ पर बने घर को देखने के लिए उत्सुक होकर जंगल की राह पर निकल पड़ती हैं। वहीं जंगल में सेजल और निकिता खेती का काम कर रही होती हैं। देवरानी जी, मैंने धान काट लिए हैं, आप जरा इन्हें अलग कर दीजिए। हाँ, अलग करने से पहले हम इस जगह दूसरे बीज बो देते हैं। एक काम करते हैं, गर्मी है तो गन्ने बो देते हैं। हम गन्ने खाएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और गन्ने यहाँ अच्छे से उग भी जाएंगे। हाँ, सही कहा। निकिता धान बांधने लगती है और सेजल बीज बोने लगती है। तभी पड़ोसन वहाँ पहुँचती है। चलो चलो, अब इनके घर देखने मिलेगा, झोपड़ी में रहते होंगे जरूर। हाँ, और नहीं तो क्या, भला पेड़ पर कोई अच्छा घर थोड़ी ना बना सकता, घास फूस डालकर जैसे तैसे रहते होंगे। तीन पड़ोसन जैसे ही आगे आती हैं, पेड़ पर बने घर, नीचे बहती नदी और आसपास की हरियाली देखकर हैरान रह जाती हैं। क्या सच में मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अरे आंटी जी, आप लोग तो हमारी ही पड़ोसन है। आइए, घर के अंदर भी आइए। क्या सच में ये तुम्हारा ही घर है? हाँ, उस दिन किसी ने हमारी मदद नहीं की, इस वजह से हमें जंगल आना पड़ा, और जब जंगल में रहना था तो घर तो बनाना ही पड़ता। चलिए, हम आपको अपने पेड़ के ऊपर बने घर को दिखाते हैं। हाँ, जल्दी, हमें देखने की बहुत उत्सुकता है। निकिता और सेजल सभी पड़ोसनों को पेड़ के ऊपर बने घर के अंदर ले जाती हैं, जहां घास के बने बिस्तर, मिट्टी के बर्तन, लताओं की रस्सी और लकड़ी की कुर्सियां रखी होती हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान होती हैं। ये घर देखकर तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम यहीं रह लें। यहाँ कितनी अच्छी हवा है और घर भी कितना सुंदर है। देखिए, आप यहाँ रह तो नहीं सकती, लेकिन अगर कभी आना चाहें तो हमेशा स्वागत है। फिर पड़ोसन तारीफ करके वापस चली जाती हैं और समय बीतने लगता है। एक तरफ सौरभ और नीरज सब्जी साथ ही फल बेचकर घर में पैसे लाने लगते हैं, तो वहीं निकिता सेजल अपनी जुगाड़ से सारी परेशानियों को दूर करती है। माँ, आज हमारे पास सब कुछ है और इतने पैसे भी कि हम बाहर घर खरीद सकते हैं, तो क्यों ना आज से हम बाहर रहें। नहीं, बुरे वक्त में इस पेड़ पर बने घर ने हमारा साथ दिया है और ना जाने कितने महीने हम यहाँ रहे हैं। अब हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, और फिर सारी दिक्कतें भी दूर हो गई हैं। नंद जी भी यहाँ से पढ़ाई कर पा रही हैं। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी पेड़ पर बने घर पर हमेशा के लिए रहने लगता है।